सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान में चार कहते हैं कि नायब वज़ीर आज़म या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। दो के लिहाज से जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो हैं, उनका नोटिफिकेशन उसके हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ नहीं थी, लेकिन दो अहम तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख़ में अब शामिल हैं। एक परवेज़ इलाही है और दूसरे इसाक डार साहब। अच्छा, इन दोनों के नोटिफिकेशन में मैं यहाँ बताता चलूँ, फ़र्क है वो बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में राजा परवेज़ अशरफ के दौर में उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन में इमीडिएट बेसिस अनटिल फर्दर ऑर्डर एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ लिखा हुआ था कि इलाही विल नॉट पजेसेस द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये नोटिफिकेशन इसाक डार साहब के लिए नहीं है। इसाक डार साहब की नोटिफिकेशन क्लियर कट है और उसमें जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं पूरी डिटेल नहीं पढ़ना चाहता, बस आखिरी का जुमला पढ़ देता हूँ, विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड अनटिल फर्दर ऑर्डर। इसमें कहीं कोई और चीज़ नहीं है। तो गोया नोटिफिकेशन में बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। इसाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा और इसके साथ साथ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। अभी हालिया गैम्बिया में OIC की सरबराही इजलास हुई और सरबराही इजलास में आपने पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट किया सर। जाहिर है इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर का और आपके PMLN के जो आपकी कायद हैं उनका बड़ा आप पर एतमाद है कि आपको उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया और आपने सरबराह के इस इजलास में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो सर, आपने वहाँ फ़लस्तीन, जो मैंने थोड़ा पढ़ा, आपने फ़लस्तीन पे बात की, कश्मीर पे बात की, इस्लामफोबिया पे बात की, इसके साथ साथ आपने आलमी इक़्तिसादी तरक्की में OIC के किरदार की बात की। तो सर कुछ बताएंगे, कोई ठोस इक़दामात ताकि हम आगे चलें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि वो अपनी काबीना में से जो फेडरल मिनिस्टर्स हों, किसी को भी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या सीनियर मिनिस्टर का नोटिफिकेशन कर सकते हैं। कोई अनयूजुअल नहीं है और ये हमारी माजी में भी 3 नोटिफिकेशन हुई। सीनियर मिनिस्टर्स के भी 3, जहाँ तक मुझे याद है। एक हमारे ही टेन्योर में 91-93 में खटक साहब का हुआ, फिर जनाब इनके दौर में अपना मोहतरमा के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में नुसरत भुट्टो साहब का पहले सीनियर मिनिस्टर हुआ, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ और फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के ही दौर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का हुआ। तो ये एक रूटीन का मैटर है। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जिसको जो चीज़ें सौंपें और जो काम दें वो मिनिस्टर नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, अपार्ट फ्रॉम अपने पोर्टफोलियो के। अगर आपको याद हो कि 20, 13 और 17 के दरमियान उस वक्त वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब थे, तो करीबन उसको बड़ा कभी कभी लाइटर वे में कहा जाता था, जी बहुत ज़्यादा काम मुझे है, 50 कमेटियों तक नौबत पहुँच गई थी। सही बात है। तो पिछले साल भी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी करीबन 20 से ज़्यादा कमेटीज़ को मैं हेड कर रहा था एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये एक जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि काबीना को जो हुकूमत, एहलियत की भी बात है सर, एहलियत की भी बात है सर, इसको माइनस ना करें आप। नहीं जी, मैं हम्बल हूं और आप अहल हैं, आप पर एतमाद है प्राइम मिनिस्टर का और आपके कायद का, तभी ये जगह आपको मिली है सर। आगे चलते हैं सर। मैं कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल ये
जो डिसीजंस होते हैं ये उसी लेवल पे जाके होते हैं, पार्टी की क़यादत भी और फिर वज़ीर आज़म का अपना भी साथ उसमें ऑन बोर्ड होना। तो ये एक जिम्मेदारी है और मैं पहले विदाउट नोटिफिकेशन भी ये जिम्मेदारियाँ निभाता रहा हूँ अपने मेन जिम्मेदारी के अलावा एज फाइनेंस मिनिस्टर, और अभी भी जो भी प्राइम मिनिस्टर की जो मुझे काम वो सौंपेंगे, मसलन कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का मेरे ज़िम्मे इस वक्त काम है, आउटसोर्सिंग ऑफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कमेटी का उसका भी मैं कन्वीनर हूँ। तो ये काम साथ साथ जैसे चले सर हम चलते हैं वो गैम्बिया ओआईसी पे चलते हैं सर, आपने सरप्राइज लास्ट अभी अब गैम्बिया पे आ जाते हैं जी, गैम्बिया पे आ जाते हैं जी। मैं अर्ज करता हूँ जी, पहले तो चंद दिन अभी मुझे हुए थे जिम्मेदारी लिए हुए एज फॉरेन मिनिस्टर, तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ था, हालांकि कुछ साल कबल दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं यानी इतना प्रमोट करती थी, लेकिन दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने मजबूर कर दिया कि फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ ब्रसल्स में। और वो ये था कि जी क्लीन एनर्जी हाइड्रो के अलावा न्यूक्लियर से मिल सकती है। तो वज़ीर आज़म चूँकि मसरूफ़ थे तो वहाँ भी मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी दी गई और वहाँ मैंने अपना रोल अदा किया। इसी तरह जो ओआईसी थी वो गैम्बिया में थी। आपने पहले जिक्र कर दिया सर, हालांकि मैं उस पे आने वाला था, पहले गैम्बिया पे आया फिर मैंने न्यूक्लियर उस पे आना था, लेकिन चले अच्छा है आपने उसका जिक्र खुद ही कर दिया सर, थैंक यू जी सर। तो गैम्बिया में मुझे ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो 2 टियर जिम्मेदारी थी, क्योंकि ओआईसी का जो फॉर्मेट है उस पर पहले सेक्रेटरीज लेवल पे मीटिंग होती है एक दिन, फिर 2 दिन जो है वो असल जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के होती है, और फिर 2 दिन हेड्स ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर या हेड्स ऑफ डेलीगेशन वो समिट जैसे प्योर इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो 15वीं थी ये जब से ये बॉडी बनी है। तो उसमें भी मुझे दोनों टियर पे मुझे जिम्मेदारी मिली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फिर यहाँ उनकी मसरूफियात थी, सऊदी अरेबिया से बिजनेस डेलीगेशन आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान, जो मैं ये नहीं कहूँगा तन्हाई का शिकार लोग कहा करते थे, वो हमने बड़े एक छोटे अरसे में, आज वर्चुअली हमें 2 महीने हुए हैं जिम्मेदारी संभाले हुए, और 2 महीने में लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई अब नहीं कहता कि तन्हाई का शिकार है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ममालिक हमसे अंगेज हैं। गैम्बिया में एक इस्लामी मुल्क होने के नाते मेरी जो फ़राइज़ में शामिल था कि जहाँ मैं गज़ा के मुसलमानों और फ़लस्तीन की प्रॉब्लम्स और उनका ज़िक्र करूँ, वहाँ मैंने कश्मीर के इशू को भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नुमाइंदगी करते हुए उजागर किया। उसकी वजह यह है कि मैंने बल्कि ये अल्फाज यूज़ किए कि सिमिलरली कश्मीर की भी वही हालत है। पहले गज़ा की हालत गिनवाई, फिर मैंने वो बताया समिट में कि क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या रिजॉल्व करना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी डेक्लेरेशन जो मैनुअल डेक्लेरेशन है गैम्बिया में, या जो हमारा कम्युनिके है करीबन 290 से ज़्यादा पैराग्राफ्स पे, उस पर ये चीज़ें शामिल हैं। तो वो मैंने कश्मीर को भी उसी तरह उजागर किया कि अगस्त 2019 के बाद क्या क्या गैर आइनी और गैर कानूनी और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन और यूएन चार्टर की धज्जियाँ उड़ाते हुए कन्वेंशन भी जो है जेनेवा, उसको भी एक तरफ रखते हुए जो कुछ कश्मीर में हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है उसका भी सदेबाब उसी तरह होना चाहिए। और उसके लिए भी मैंने अपनी प्रपोजल और अपनी रिकमेंडेशन दी। तीसरा, मैं समझता हूँ कि बहसीयत मुसलमान ये मेरा और एक इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी अपनी वहाँ आवाज़ उठाऊँ। अपने जो ब्रदर फॉरेन मिनिस्टर्स थे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ अटेंड कर रहे थे, उनको मैं उनको प्रपोज़ करूं कि भाई आएँ, अगर एंटी सेमिटिज्म के ख़िलाफ़ दुनिया के ग्लोबल सोशल मीडिया हाउसेस जो हैं वो मिलकर अब उस मटेरियल को फैलने नहीं देते और उसको एलिमिनेट और इरेडिकेट कर देते हैं, तो हम 57 मुल्क की बॉडी हैं। हम एक सब मुसलमान हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने होली बुक के ख़िलाफ़, कुरान हकीम के ख़िलाफ़ अगर कोई हो इस तरह का मटीरियल, या खुदा न खास्ता हमारे
आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बदतमीज़ी या हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, तो ब्लास्फेमस जिसे कहते हैं, ये इस्लामोफोबिक, तो इसके लिए मैंने एक वहाँ मूव शुरू की और मुझे बड़ी पजीराई मिली, मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। और ये मैंने सबसे पहले मीटिंग उनके सेक्रेटरी जनरल से की, OIC के जो हैं, और उनको मैंने कहा कि हमें मिल के सिर्फ ये कह देना कि ये नहीं होना चाहिए और ये इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए और इस्लामिक जो हेट मटेरियल है उसको नहीं होना चाहिए, हम उसका सोल्यूशन दें। और सोल्यूशन ऑलरेडी है कि भी अगर एक मज़हब के लिए आप ये कर सकते हैं, ग्लोबल मीडिया हाउसेस और जितने ये इंटरनेट और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ मटीरियल को क्यों नहीं क्लियर कर सकते, वो ब्लास्फेमस मटीरियल क्यों नहीं क्लियर कर सकते, हमारी कुरान हकीम और हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मटीरियल क्यों नहीं। तो ये हमने रिजॉल्व किया कि हम मिलकर OIC जो बॉडी है, ये समिट की अब हिस्सा है कम्युनिके का, कि हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। वो भी एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए जो अच्छी बात यह है कि OIC ने सेक्रेटरी जनरल का एक स्पेशल एनवॉय इस्लामोफोबिया पे मुकर्रर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि बहसीयत मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हवाले से और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने अपना बहुत छोटा सा फ़र्ज़ अदा किया, अपने रिलीजन के हवाले से भी और मुल्क के हवाले से भी। और ये वहाँ ये और इसके अलावा सॉरी डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रूरी है, OIC के 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं और 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप में एक कॉन्टैक्ट ग्रुप है जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे है। और जनरली समिट के ऊपर पिछले अब चंद समिट देखेंगे, कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग्स नहीं होती। मैंने जाते ही एक अपना एजेंडा जो बनाया था कि मैंने इस कॉन्टैक्ट ग्रुप जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी मीटिंग भी कन्विंस करके करवानी है। मैंने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की, मैंने OIC सेक्रेटरी जनरल से बात की, मैंने दूसरे जो मेरे साथी थे मलेशियन, टर्किश, सब, और अल्हम्दुलिल्लाह OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग हुई और उसमें भी हमने भरपूर अपना तमाम डिटेल अपना मुद्दा बयान किया, उनकी हालत ज़ार बताई और ये बताया कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क वहाँ क्या कर रहा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, वहाँ प्रॉपर्टीज़ की इजाज़त दी जा रही है, वहाँ मुस्लिम्स को माइनॉरिटी में बदलने की प्लानिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के फजल से यही होती है जी नुमाइंदगी। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बहुत सही आपने काम किया। ऊपर आपने कर इसाक डार साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप मुझे जरा ये बताइए सर कि हम चलते हैं कि वजीर खजाना की हैसियत से सर आपने चैलेंजेस को फेस किया, पाकिस्तान के चैलेंजेस को, और बड़ी कामयाबी से हल किया है, और ख़ास तौर पे 2013 से 17 पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अच्छे साल रहे। अब जबकि आप वजीर खारजा हैं, ज़रा इस पर मैं आ जाता हूँ सर। इस वक्त पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के हवाले से वो भी बड़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि आपने इशारा दिया भी स्टार्ट में कि पिछले चंद हालात ऐसे थे या पॉलिसीज़ ऐसी थी या हुकूमतों ने पाकिस्तान को आइसोलेशन पे खड़ा कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से आप जो ख़ारजा में आपको चैलेंजेस नज़र आ रही है, वो क्या चैलेंजेस हैं और उसको आप किस तरीके से सर हल करने जा रहे हैं, कोई इक़दामात ठोस करने जा रहे हैं? ज़रा इस पर मुख्तसर आएँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सब पे आ जाऊँ सर। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी आपने एक्नॉलेज किया कि 20, 13, 17 की जो इकॉनमी थी वो पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका। हमारे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे, 2% फूड, 4% जर्नल, 6% ग्रोथ रेट, बेस्ट स्टॉक मार्केट साउथ एशिया, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, और फिर आपने देखा कि हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो आज तक वो बीट नहीं हो सका। तो ये बहुत अच्छी हमारी उस वक्त इंडिकेटर्स थे। सारी दुनिया मुतरफ थी, सारी दुनिया के जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स जो हैं, प्रेसिडेंट या MD, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। शायद अकेला एक हमारा टेन्योर है 20, 13, 17 जिसमें तमाम अदारों के यू नेम इट, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, IFC, AIIB, सब के सब पाकिस्तान में उन्होंने विज़िट किया और पाकिस्तान की तारीफ़ इस्लामाबाद में बैठ कर की, मेरे साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की।
अगला हमारा टेन्योर आता है 16 महीने का पीडीएम गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने का, पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत बन चुका था और शायद पाकिस्तान के दुश्मन चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, पाकिस्तान खुदा न खासा श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने और यहाँ कैओस क्रिएट हो और उसके बाद फिर पाकिस्तान को चंद सेंसिटिव हवाले से टर्म्स डिक्टेट की जाएँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा छोटा सा 30 साल से ज़्यादा तजर्बा है पाकिस्तान के मामलात को देखने का और डील करने का, और मैं वो सेंसिटिव मीटिंग्स में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ अटेंड करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 16 महीने की हुकूमत का, वो था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और एक जो अपेरेंटली जो नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करके उसको गिराना है, वो हमने उसको दफन कर दिया। और ना सिर्फ दफन किया, पहला जो पाकिस्तान के 21वां प्रोग्राम पहली दफ़ा मुकम्मल हुआ IMF का, वो 20, 13, 16 का प्रोग्राम है, और जो दूसरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ अभी, वो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो हमने जून 2023 में किया। और बजट में आपको याद है हमने बजट को डिले किया, बजट में हमने अमेंडमेंट्स की और उसके बाद हमने केयर टेकर के लिए एक स्मूथ यानी रोड दे दिया कि अगर वो ऑन ट्रैक रहते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल कंप्लीशन होगी। तो ये दूसरा प्रोग्राम सक्सेसफुली PMLN की हुकूमत ने किया, और 23वां, 21वां और 23वां। अब आते हैं कि आपने फरमाया कि ख़जाने से मैं इधर आया, तो मैंने डे 1 पे डॉक्टर साहब ये अब कन्वेंशनल डिप्लोमेसी सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमारे मुल्क जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जाना पड़ेगा, और हम इंशाल्लाह ट्रांजिशन में हैं। मैंने पहले दिन जो अपने रफ़ाका को जो वज़ारत ख़ारजा में थे, जो मेरी उनसे जो बात हुई और जो मैंने उनको अपना छोटी सी अपना माइंड और जहन दिया, और जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं उनको पैगाम भिजवाया कि भाई आज से हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज़ आवर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ की मदद करेंगे, हमारे मिशन मदद करेंगे, वो अपने पाकिस्तान के ट्रेड देखें, यहाँ देखें, आप अपने मुल्क में देखें, कोई हाई कमिश्नर, कोई एम्बेसडर, उनके कारोबारी ट्रेड इकोनॉमिक मैटर होते हैं तो वो भागते हैं जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री के पास, अपने मुल्क के जो उनकी कंपनीज हैं उनके, तो हमें हमारे मिशन को भी इसी तरह काम करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तरफ जा रहे हैं और हमने काम इसी पे शुरू किया हुआ है। आपने देखा कि अल्लाह ताला का फजलो करम है हमारी उसमें, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फजलो करम के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप है कि हमने आते ही आपने देखा कि सऊदीया 3 दिन का विज़िट किया आखिरी अशरे में, उसके नतीजे में वो जो वहाँ डिस्कशंस हुई और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो वज़ीर ख़ारजा उनके ईद के फ़ौरन बाद अपना एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आ गए। अभी मैं जब गम्बिया जाना था तो बिज़नेस टू बिज़नेस डेलीगेशन करीबन 70 बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स का आया। इसी तरह जो चीज़ें बिल्ड होती हैं, इट हैज़ अ स्नोबॉल इफेक्ट। हम इसी तरह आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान के परसों फॉरेन मिनिस्टर मेरी इन्विटेशन पाकिस्तान आए और उनसे हमने क्या बात की, उनसे हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ज़रिए रेलवे लिंक के ज़रिए मिलाने की बात की। और ये हमारा पिछले साल मीटिंग्स जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर से शुरू हो चुकी थी, मैं जब उज़्बेकिस्तान गया और मेरी जो वहाँ मीटिंग्स हुई उसमें ये हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उनके रेलवे मिनिस्टर आए, लेकिन उसके बाद 7-8 महीने इस पर बिल्कुल ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब उसको दोबारा शुरू किया है क्योंकि एक दफ़ा आपका ये 650 मील की जो कनेक्टिविटी हो जाए तो फिर आप थ्रू आउट सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इधर से जब वहाँ से हमारी अंदर चीज़ें हैं पाकिस्तान की तरफ तो राइट अप टू कराची एंड गवादर जाएंगी। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को चेंज करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्ट्री में भरपूर मैं और मेरी टीम अपना किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए। ठीक है, जहां भी हमारी सपोर्ट हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह होगी। चले सर, आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, मैं सवाल करने से पहले ही आप उसकी डिटेल बता देते हैं, बहुत अच्छा है सर। हालांकि हमारी बातचीत इस पे होती रहती थी, बहुत अच्छा है सर, बड़ा बेहतर है काम है क्योंकि दुनिया की सफारत खाने इस पे काम करते हैं। अब मैं आता हूँ सर एक बहुत ही अहम मसले पे, और वो ये है सर कि ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत ख़ारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से
इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है सर? देखिए डॉक्टर साहब, ये सवाल मुझे 2 महीने पहले लंदन में करीबन किया गया था, ग्लोबल मीडिया मौजूद था और मैंने उनको बड़ी ऑनेस्टी के साथ ये बताया था कि हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, उनमें से कई लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, वो ये टाइम एंड अगेन, मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर भी रहा हूँ आज से अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल पहले, मुझे पता है कि बिजनेस कम्युनिटी हाउ दे थिंक, तो वो बार बार ये कहते हैं कि चीज़ें तो वहाँ से आती हैं लेकिन आती हैं वाया दुबई, आती हैं वाया सिंगापुर, आती हैं वाया चाइना और उसमें फ्रेट और ट्रांसशिपमेंट्स इन्वॉल्व होती है और वो महंगी चीज़ें पड़ती हैं पाकिस्तान में आके, अल्टीमेट तो कंज्यूमर को चीज़ें वो मिलती हैं और वो पे करता है, और जाहिर है कि बिजनेसमैन जो एक्स्ट्रा फ्रेट दे रहे हो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। तो इस हवाले से मैंने बड़ी ऑनेस्ट एक कैंडिड स्टेटमेंट दी थी ईमानदारी के साथ कि देखें मैं पाकिस्तान में जब जाऊंगा तो हम अपने जो बिज़नेस जो हाउसेस हैं, जो हमारे चेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रेड हाउसेस हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम सेंस लेंगे और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। अगस्त 2019 के बाद काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं जो कि ठीक हो सकते थे और अगर वो ऑन ट्रैक रहते हमारा हमसाया मुल्क तो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका जो पॉजिटिव जो जवाब आने के, मैंने कहा था हम कलेक्टिवली फैसला करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर अकेला फैसला करने वाला कोई नहीं है और फिर काबीना होगी, स्टेक होल्डर्स होंगे। तो बदकिस्मती से जो वहाँ इलेक्शन रेटोरिक है इस वक्त हमसाया मुल्क में, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, वो कंटेम्पचुअस है, वो तौहीन अमेज़ है। तो अगर इस तरह का कोई प्रोसेस ट्रिगर होना भी था तो दैट इज़ ऑन होल्ड, जब तक वो बिहेव नहीं करेंगे और जब तक ये इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंटेम्पचुअस अल्फाज के जी वो देखें आर्टिकली लाइनों में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें, उस वक्त तक फिर ये देखें डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। और मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, आई एम वेरी हम्बल पर्सन, लेकिन मुल्क की डिग्निटी और इसकी जो सॉवरेंटी है और इसके जो बेसिक इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा सर, भारत की अभी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये आपने डेफिनेटली आपकी नॉलेज में आया है, भारत पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं चाहता हूं मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट लूं कि ये किराए के कातिल के तौर पर, जाहिर है बरतानवी अखबार ने इसको डिग आउट किया और फिर पाकिस्तान की इदारे ने भी इसकी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में ये किराए के कातिलों से वहाँ के लोगों को कत्ल करवा रहे हैं। और इस सिलसिले में जब उनके डिफेंस मिनिस्टर से बात की गई तो वो ये कहते हैं ये मोदी की पॉलिसी का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट लेवल पर वो कह रहे हैं कि ये मोदी की पॉलिसी का हिस्सा है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते मैं ये पब्लिक स्टेटमेंट दे चुका हूँ और ना सिर्फ मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है, ये जिम्मेदारी लेने के बाद मैंने बाकायदा इंटरनेशनल फोरम्स को ख़त लिखे हैं और फॉर्मल तरीके के साथ कंप्लेंट किया और रिकॉर्ड पे मैं लाया हूँ, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या इस तरह के जितने इदारे हैं। मैं एज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से बहुत कॉम्प्रीहेंसिव प्रोटेस्टेड यानी टोन में ये ख़त लिख चुका हूँ और ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है, ये टेंटामाउंट टू दहशत गर्दी और कोई भी मुल्क जो है उसकी सॉवरेंटी ब्रीच होती है। अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कोई एक्शनेबल है तो वो उनको, कोई भी मुल्क हो, उनको चाहिए कि हमारे साथ वो शेयर करें। आपने देखा कि हमारे एक हमसाया मुल्क से कुछ हुई ट्रेसपास और कोई एक्शन हुआ हमारी टेरिटरी के अंदर। अभी हमने नई नई हुकूमत संभाली थी तो उसका बिफिटिंग जवाब दिया गया, हालांकि ग़ालिबन ना वहाँ की हुकूमत उसमें इन्वॉल्व थी उस सारे यानी अटैक में और एक्शन में,
और ना ही हमने उस मुल्क के ख़िलाफ़ या उस मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ हमने एक्शन किया। हमने भी इंटेलिजेंस बेस्ड वो जो तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके ठिकानों पे हमने भी जवाबी कार्रवाई की और उसको ये एक मैसेज जो है पूरे खित्ते में और दुनिया में गया कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी किसी किस्म की ब्रीच को किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, वो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, कोई भी हो। ठीक है। अच्छा सर, आपने जाहिर है आपने हवाला दिया, आपने ईरान के ऊपर भी ख़ास तौर पे दहशतगर्द जहाँ थे आपने उनके ऊपर काउंटर अटैक किया। इसी तरह अफ़गानिस्तान पे भी हुआ सर। अफ़गानिस्तान के उस हिस्से में उन जगहों पर जहाँ पर दहशतगर्द जो हैं वो मौजूद थे, उन पर भी पहली दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया और वो कामयाब स्ट्राइक था। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये अफ़गानिस्तान, यही अफ़गान तालिबान जिसकी पाकिस्तान ने सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, अखलाकी तौर पर जो है वो भरपूर सपोर्ट की थी और अब उनकी हुकूमत आ चुकी है अफ़गान तालिबान की, लेकिन देखने को ये आता है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत तो है लेकिन उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इन्होंने दोहा एग्रीमेंट में ये साइन किया था कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इनकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये क्या है सर? इसके ऊपर तो जाहिर है ताल्लुकात भी ख़राब होंगे अफ़गान तालिबान से या अफ़गान हुकूमत से। देखिए, हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे ताल्लुकात ज़िंदगी में इनके साथ हमेशा रहे हैं और रहने चाहिए। और फिर हमारा जो कनेक्शन है टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो बेस्ट वाया अफ़गानिस्तान ही बनता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो उस हुकूमत को चाहिए कि वो इसको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ देखे। जो चीज़ आपने जिसका बयान किया है, मुझे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जब मुबारकबाद का फ़ोन किया और जब वो तारीख़ और टाइम फिक्स हुआ कि कब मैं उनके टेलीफ़ोन रिसीव करूँगा, तो करीबन चंद घंटे पहले एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पाकिस्तान में और उसको मैंने, ये मार्च की बात है, उसको मैंने फिर उनसे यानी उनके मुबारक के बाद उनको मैंने गिले के तौर पे ये रेज़ किया मामला और उन्होंने बाकायदा ताज़ियत की। और मैं समझता हूँ कि अभी भी उनकी मुझे इनविटेशन थी कि मैं मई में अफ़गानिस्तान विज़िट करूँ। जैसे मैंने कहा कि उज़्बेकिस्तान परसों पाकिस्तान उनके वज़ीर ख़ारजा होके गए हैं, मैंने उनसे भी डिस्कशन की है, क्योंकि अगर वो और हम चाहें कि ये हम रेल लिंक बना लें सेंट्रल एशियन स्टेट्स का और पाकिस्तान के दरमियान, तो हमें डेफिनेटली अफ़गानिस्तान की कंसेंट उनका, क्योंकि राइट ऑफ वे तो वो देंगे और प्रोजेक्ट का वो भी ओनर होंगे, यानी उस 650 मील का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा रेलवे का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक असूली और बुनियादी चीज़ हमने डिटर्मिन की थी जब APS का वाक़या हुआ था पेशावर में 2014 में, अगर आपको याद हो। और उसमें हमने उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, आई एम श्योर यू वुड रिमेंबर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इमरान खान साहब सब ने उसके ऊपर साइन किए थे और कई दिन हमारी आपस में एंगेजमेंट रही थी और उसमें हमने ये तय कर दिया था कि हमारा सॉइल जो है, हम किसी को भी किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और आपने देखा कि हमने ज़रब अज़ब किया, उसके बाद हमने रद्दुल फ़साद किया, हमने कई सौ अरब रुपए पाकिस्तान की कौम के खर्च करके तो क्लीन अप किया और वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो बहुत थोड़ी 10% के करीब आ गए जो एवरेज होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है, ये मेरी विज़िट में ऑब्वियसली मेरे एजेंडे के टॉप पे होगा। हम उनको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि जी किसी भी कीमत पे आपका जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और आपके जो मुल्क में जो PTP के लोग हैं उनको आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ पुश करें और इधर उनको भेजें। तो ये सारी चीज़ें एजेंडे पे हैं। कई चीज़ें डॉक्टर साहब ऐसी होती है कि मुल्क के मफाद में
प्री जरा उस पर बात करनी मुनासिब नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आ जाता हूँ, टाइम कम है। चीज की आपने जी असूल जी सर, आपने उसके ऊपर टोट की है जी, वो हमारे एजेंडे पे इस हुकूमत के। जी सर बिल्कुल। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर ये बताइए, ईरान पाकिस्तान का ब्रादराना मुल्क है और माजी में ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे। पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे हालात हुए थे लेकिन फिर मामलात नॉर्मलाइज हो गए। अभी ईरानी सदर आए सर, उन्होंने पाकिस्तान की जो तजारती हजम है 2 अरब से 10 अरब तक की बात की, लेकिन जैसे ही वो 10 अरब तक की बात हुई देखने में आया कि अमेरिका ने फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल किया और कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत तैयार रहे सैंक्शन के लिए। तो सर एक तरफ अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, वो ईरान की तरफ से तो मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान अपने मफाद में वो काम नहीं करा पा रहा है और इस सिलसिले में सैंक्शन की बार बार धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि अमेरिका और सऊदीया का प्रेशर है, तो इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखें डॉक्टर साहब, हर जो मामला है उसका फैसला पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के किया जाएगा। जहाँ तक आपने फरमाया कि ईरान की साइड पे मुकम्मल हो चुकी है, ये हकीकत नहीं है। अभी उनका काफ़ी पोर्शन जो है वो मुकम्मल होने वाला है और जो एग्रीमेंट है वो भी हम दोनों मुल्कों के दरमियान, वो भी मैंने देखा हुआ है, मैंने स्टडी किया हुआ है, एज ECC चेयरमैन भी मैंने देखा हुआ है। तो बात यह है कि जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, हम नहीं चाहते कि 2 ममालिक जो हैं वो लिटिगेशन में जाएं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ करे जिससे हम कोई वायलेशन करें, लेकिन हैविंग सेड दैट, हम अपने तमाम जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के मुफाद को सामने रख के ये हुकूमत करेगी और इंशाअल्लाह अवाम और कौम को ये गला कभी नहीं मिलेगा कि जो पाकिस्तान के मुफाद को सामने नहीं रखा गया। तो ये बेसिक असूल है और मैं समझता हूँ कि ट्रेड वॉल्यूम, बाटर और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए, जैसे जो बॉर्डर मार्केट्स आपने देखी, मियाँ शहबाज शरीफ बहसीयत वज़ीर आज़म उनके सदर के साथ जाकर उन्होंने उसको ओपन किया और भी इंटरनेशनल लॉज के अंदर रहते हुए जो कुछ पाकिस्तान कर सकता है वो इंशाल्लाह ज़रूर कोऑपरेट करेगा और ऑलरेडी किसी प्रेशर में नहीं आएगा। सर बहुत अच्छी बात कर दी सर। काफ़ी मैं यहाँ पर एक और बात पूछना चाहूँगा सर, वो ये पूछना चाहूँगा कि जनरली ये कहा जाता है कि जब किसी मुल्क की मईशत बहुत कमज़ोर हो और बैरूनी कर्ज़ों पे उसका इन्हिसार हो तो उसकी खारजा पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आज़ाद नहीं रहती है। इस पर सर मैं चाहूँगा आपका जवाब, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं चूँकि दोनों जगह पे खिदमत कर चुका हूँ मुल्क की, उस तरफ भी जहाँ कर्ज़े बुक होते हैं और कर्ज़े लिए जाते हैं। देखिए, हमारे कर्ज़े हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये हमें बात सामने रखनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला ने हमें अपना वसाइल भी दिए हुए हैं, कुदरती वसाइल। पाकिस्तान माला माल है और ये स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है। आपको अल्लाह ताला ने मिनरल्स दिए हैं, आपको ग्रेनाइट दिया है, आपको स्टोन्स दिए हैं, कुछ बलोचिस्तान में हैं, कुछ सिंध में हैं, कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं। तो अगर हम ये हुकूमत उस पे काम कर रही है फास्ट ट्रैक पे। आपका लोन कितना है बाय द वे, जो हमें बड़ी दुख और तकलीफ देते हैं? $130 बिलियन, यानी लाइबिलिटीज डालकर अगर प्योर लोन लें तो कोई $100 अरब है। अगर वो लाइबिलिटीज जो कि रुपए तो मिलेंगे स्टेट बैंक को, लेकिन उसको डॉलर देने पड़ेंगे, तो $130 बिलियन है, यानी डिफर्ड पेमेंट पे जो चीज़ें कौम ने खरीदी हुई हैं। तो ये 130 बिलियन एक तरफ है। आपको पता है कि आपके ये जो जिन एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसकी वैल्यू करीबन $10 ट्रिलियन है, 10,000 अरब डॉलर। तो हमें अब क्या करना है? स्ट्रीमलाइन करना है। हमें एक कौम बन के इसको एक्सप्लॉइट करना है, इसको निकालना है और इसको मुल्क की जो है मईशत के लिए, कौम की बेहतरी के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए इसको हमने यानी बरोकार लाना है। तो ये काम जो है ना, ये जो लेग पुलिंग है, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये जो अंडरमाइनिंग है, ये जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। इसने ऑलरेडी पाकिस्तान के कई साल 2017 के बाद बर्बाद किए हैं। पहले भी साइकिल्स आते रहे हैं,
कहाँ थे आप 2017 में? दुनिया को कह रहे थे आप G20 का बड़ी जल्दी हिस्सा बन जाएंगे। मैं कह रहा था या आप कह रहे थे? ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स कह रहा था। उनकी रिपोर्ट आज भी मौजूद है। तो क्यों नहीं बने G20? क्योंकि हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, हमने इस मुल्क को डिरेल किया, हमने इस मुल्क को ऐसे डगर पे डाल दिया और 2018 का इलेक्शन मैंडेट चोरी करके उन लोगों को ले आए जिनको पता ही नहीं था। और नतीजा क्या निकला कि 24वीं मीशत 47वीं मीशत बन गई। बजाय हम 20 की तरफ जाते, 2-1 और नॉचेस अब तक क्लियर हो जाती या G20 में शामिल हो जाते चंद सालों में। अब हम 47 से अब वापस ला रहे हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे जाने दें और पाकिस्तान को मिल के इस भंवर से निकाले। कोई अकेला नहीं निकाल सकता, कोई अकेले कुल नहीं है। मैं इसका बिलीवर हूँ। मैं हमेशा इस पे हमेशा मेरी रिकन्सिलिएटरी अप्रोच रही है मुल्क की खातर। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस वक्त जिन पॉलिसीज़ पे हम अमल कर रहे हैं, चाहे वो खारजा हों, वो माली हों, या हमारी मईशत और हमारी आवाम की फलाह बहबूद के लिए हों, इंशाअल्लाह आवाम देखेगी कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी बनेगी। आजाद खारजा पॉलिसी होगी सर। आजाद बिल्कुल। यस। अच्छा सर, मुझे आपका पहला सेंटेंस था डॉक्टर साहब, वो उसको वो जो अंग्रेजी में मुहावरा है ना, जो आपका पहला सेंटेंस था कि जो मुआशी तौर पे कमजोर होती हैं वो इनकी खारजा पॉलिसी, वो कहते हैं बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम आपस में हम पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने दे रहे, हम आपस में पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रहे। मैंने आपको गिनवा दिए हैं और ये मैं नहीं कह रहा, अगेन सर्टिफाइड सारे। अच्छा आ जाए सर सीपैक, हमें कहा गया सीपैक चाहिए, आ जाए सर सीपैक पे आते हैं, जरा सीपैक पे बात कर लें। सीपैक कहा गया पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बनेगी। फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज कमर्शियल जोन, 9 कमर्शियल जोन। सर बड़ा सुस्त रवैये का शिकार है। 2013 में शुरू हुआ और कहा यह जा रहा था 2021 तक 5 कमर्शियल जोन हो जाएंगे और तेजी से काम जारी था। तो फिर क्या हो गया सर? ये पाकिस्तान की मईशत का बेस जो रीढ़ की हड्डी थी सीपैक, हम कहाँ खड़े हैं सर? थोड़ा सा मुख्तसर सा इस प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब, प्रोजेक्ट मैंने उसका नाम रखा प्रोजेक्ट 2011। अच्छा। which materialized in 2018। अच्छा। वो ले दे गया सब कुछ सब। तो ये लॉस ऑफ ईयर्स, लॉस ऑफ डेवलपमेंट, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारे खाते में ना डाले। लेकिन मैं ब्लेम गेम के लिए नहीं बैठा आपके इंटरव्यू में। मैं कह रहा हूं कि लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और जब मैं कहता हूं लेट्स फॉरगेट द पास्ट, एक चीज कंडोनेबल नहीं है, और वो ये है कि जब कोई भी मुझ समेत ये समझ ले कि मैंने स्टेट को, या मैं हूं या स्टेट है, मैं स्टेट के ऊपर मैं हमले करवा दूं, मैं तनसीबात पे हमले करवा दूं, मैं सिक्योरिटी ऑपरेशन पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हमले, वो नहीं चलेगा। और ये कौम, मैं समझता हूँ कि हर गैरतमंद पाकिस्तानी का यही बेसिक असूल होगा कि ये नहीं चलेगा। बाकी आई बिलीव इन रिकन्सिलिएशन। किसने धरना उठाया था 2014 का? इस खादम अपनी टीम के साथ नेगोशिएट किया था और कई हफ्ते लगे थे उसमें। तो अगर हम वो कर सकते हैं तो बात यह है कि वी शुड ऑल फर्स्ट थिंक पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान होगा तो हम सब, ये सियासत भी होगी, ये सब कुछ होगा। तो ये जो 2011 का प्रोजेक्ट 2011 है ना, जो मटेरियलाइज हुआ, पहले एक धरना, दूसरा धरना, तीसरा धरना, इमेजिन कि अगर ये ना होते तो शायद हम 24वीं नहीं 22वीं मईशत बन जाते ऑलरेडी 2017 में। और ऐसा डिरेल हुआ कि साथ साथ ऐसे हमने ज़ाया किए हैं कि आज हम जहाँ खड़े हैं। लेकिन होपलेस नहीं, अल्लाह ताला ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, हम बिलीवर, ये कुरान हकीम के अल्फाज हैं कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो इंशाअल्लाह इस पे बेहतरी इंशाअल्लाह को हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह विल कम आउट ऑफ इट। अच्छा सर बताएं, अच्छा एक चीज बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO, भारत ने 2023 में इसकी मेजबानी की। हम देखते हैं सर कि वो इस फोरम्स के जरिए अपने असरात को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है सर। पाकिस्तान किस तरीके से इस फोरम को अपने मुल्की मफाद के लिए या इस खित्ते के मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? जी सर। देखिए डॉक्टर साहब, अभी पब्लिक तो होना था 48 घंटे के बाद, पर मैं इतवार की रात को मैं चाइना रवाना हो रहा हूँ। यस। स्ट्रेटेजिक डायलॉग मेरे उनके वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ होंगे। होस्ट ऑफ एजेंडा आइटम्स विल बी डिस्कस्ड, जो कि उनके मुफाद में हैं, जो हमारे मुफाद में हैं। और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो थ्रेड पे डिस्कस नहीं होगी। मेरा पीर मंगल बुध और आधा दिन जुमेरात मेरी विज़िट है बीजिंग की, चाइना की। पाकिस्तान की तरफ से उनकी इनविटेशन है और मैं उनकी इनविटेशन कबूल कर चुका हूँ और मैं
इंशाअल्लाह ये जिस चीज़ का आप जिक्र करें SCO, हम इंशाअल्लाह अपना भरपूर रोल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो ड्यू शेयर है और जो ड्यू मुकाम है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मिलेगा। अच्छा सर, ये बताएं निजकारी के हवाले से, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इसके हेड भी हैं, तो क्या आप, और ये बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के लिए जो कि अब रिजॉल्व होने जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा कमेंट्स करेंगे सर? किन किन इदारों को आप निजकारी केस में लाना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में पहले हिस्से में क्या आप करने जा रहे हैं सर? मैं ब्रीफली अर्ज करूंगा डॉक्टर साहब कि आज हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन सेटअप हुई है, जो नोटिफाई हुई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसके चेयरमैन के तौर पे। आज मैंने उसकी बड़ी तफसील के साथ मीटिंग की है। तमाम रेलिवेंट सेक्रेटरी साहबान और जनाब मिनिस्टर साहबान मौजूद थे, या वो फिज़िकली मौजूद थे या चंद एक जो नहीं फिज़िकली आ सकते थे वो जूम पे मौजूद थे। तो हमने आज डायरेक्शंस दी हैं अगले 10 दिन। ये मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि ये कभी फ्यूचर के हम प्रोग्राम में डिस्कस करें तो बेहतर होगा, लेकिन तफसील के साथ चंद घंटों की मीटिंग में डायरेक्शन दी गई हैं कि किसने क्या और काम करना है, और फिर ये काम करके आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे सैर असल गुफ्तगू भी कर सकेंगे और डिस्कस भी कर सकेंगे। इसहाक डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत तरीन कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। कोशिश की हमने कि खारजा पॉलिसीज़ और आपके नीचे जो काम हो रहा है उसको आवाम तक लाएं। आवाम भी इंतज़ार में थी कि इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हमारे बने हैं, जो एक्सपीरियंस भी हैं, और अब जबकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमत है। आपका बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पर तफसील से बात करेंगे। वक्त ख़त्म हो जाता है नाज़रीन। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।